Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। यानी आज का लेक्चर आपका ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के ऊपर है, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर या फिर हेमेटोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी क्या होती है। ठीक है, और इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं, किस लिए परफॉर्म करके देखते हैं अपन, किस लिए लैब के अंदर इसको यूज़ करते हैं अपन, किन चीज़ों के लिए काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या है? द टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आरबीसी आर अल्टर्ड. The main factor affecting the osmotic fragility test is the shape of RBC, which is turn is dependent on the volume, surface area, and functional state of RBC membrane. यानी द टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। यानी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं कि अलग अलग प्रकार के एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आरबीसी आर अल्टर्ड, और जिसके अंदर क्या है कि आरबीसी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वो उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। द मेन फैक्टर इफेक्टिंग द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज द शेप ऑफ आरबीसी। और सबसे मेन फैक्टर क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को इफेक्ट करता है वो क्या होता है? आरबीसी की शेप होती है, आरबीसी की स्ट्रक्चर होती है, विच इन टर्न इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। और जो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर, या फिर आरबीसी की सरफेस एरिया पे, या फिर उसके फंक्शनल स्टेट पे, या फिर आरबीसी की मेम्ब्रेन पे क्या है, निर्भर करता है। क्या चीज़ निर्भर करती है? आरबीसी की स्ट्रक्चर या फिर शेप ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट देखिए कि क्या है ऑब्जेक्टिव यानी एम क्या है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का, कि अलग अलग प्रकार के एनीमिया को डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर आरबीसी की शेप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस होता क्या है? तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द साइड ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए लिविंग मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी एक सॉल्वेंट का, एक घुलनशील पदार्थ का मूवमेंट किससे? साइड ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कम सांद्रता से, टू द साइड ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन, यानी अधिक सांद्रता की ओर, थ्रो ए लिविंग मेम्ब्रेन, यानी एक लिविंग मेम्ब्रेन से होते हुए, इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑस्मोसिस बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। ए प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू ए मोर कंसनट्रेटेड वन। यानी ये प्रोसेस ऑफ विच, यानी जिसके अंदर एक प्रोसेस, एक प्रतिक्रिया, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट यानी घुलनशील के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट टेंड पास थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है जिसको आर पार किया जा सके, ट्रांसपेरेंट, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड, कम सांद्रता से, कम सांद्रता के सॉल्यूशन से किसके अंदर चले जाते हैं? अधिक सांद्रता के सॉल्यूशन में। उसी को क्या बोलते हैं अपन? ऑस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का ब्रेकडाउन, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन, लास्ट स्टेज ऑफ कैपेसिटी, यानी लास्ट क्षमता क्या है उसकी, वो क्या है? फ्रेजिलिटी है। यानी किस शेप के ऊपर, कौन से सॉल्यूशन में आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? कि ऑस्मोसिस प्रासरण की वह, मतलब वह चीज़ है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन के अंदर कम सांद्रता या अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। जिसके अंदर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से ये मूवमेंट होता है। यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर
मूवमेंट किसी सॉल्वेंट का, किसी घुलनशील पदार्थ का लिविंग मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस प्रेशर 12th के अंदर। नेक्स्ट क्या है, या फिर एक प्रोसेस जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कम सांद्रता के पदार्थ किसके अंदर चले जाते हैं, अधिक सांद्रता की ओर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और फ्रेजिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेकडाउन, यानी लास्ट स्टेज ऑफ कैपेसिटी, किसी चीज़ की अंतिम क्षमता, कि उसके बाद क्या है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट हैज ए लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यानी अलपराश्री, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सोल्यूट है, जो घुलनशील मटेरियल है, वो कैसी सांद्रता के अंदर हो, कम सांद्रता के अंदर। नीचे देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो हाई वाटर प्लस में लो साल्ट, यानी साल्ट कितना लेते हैं इसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कम लेते हैं। तो देखिए वाटर की, पानी की सांद्रता और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट के कंपैरिजन में। यानी यहाँ पे क्या है कि जब अपन पेशेंट का ब्लड मिक्स करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम होगी, ठीक है, उसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेन्स ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन के होते हैं कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन, अन्य सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लो वाटर प्लस में हाई साल्ट, यानी इसके अंदर क्या है, पानी तो कम मात्रा में होता है और साल्ट जो है अधिक मात्रा में होता है, इसलिए क्या होता है हाइपरटोनिक, यानी अति प्राश्री। तो पानी की और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन की, सोल्यूट की सांद्रता की। तो हाइपोटोनिक तो क्या हो गया, यानी अलपराश्री, जिसके अंदर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो अन्य सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, यानी जिसमें क्या है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और साल्ट की मात्रा कम होती है। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज़ द सेम ऑस्मोलैरिटी और सोल्यूट कंसंट्रेशन एज अनदर सॉल्यूशन। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर सेम ऑस्मोलैरिटी होती है, प्रासरण क्या होता है, सेम होता है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। नीचे देखिए सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब क्या है, समप्रासरी, यानी अपनी ब्लड प्लाज्मा के इक्वल क्या होगा प्रेशर सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए सेम कंसंट्रेशन एज प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा की जैसी इसकी सांद्रता होगी। नेक्स्ट देखिए आरबीसी मेम्ब्रेन इज इलास्टिक इन नेचर एंड कॉल्ड डोनेन मेम्ब्रेन, यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या होती है, इलास्टिक होती है, यानी रबड़ जैसी होती है, वो चेंज हो सकती है, और जिसका नाम क्या होता है, डोनेन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इट फैसिलिटेट आरबीसी टू ऑस्मोसिस एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, और ये किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करती है आरबीसी को डोनेन मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस के लिए, और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होने के लिए भी
उसको क्या है, फैसिलिटेट करती है, यानी क्या है कि वो कैस्केड बना लेते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, समप्रासरी होता है, जिसके अंदर आरबीसी के इक्वल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन पेशेंट का ब्लड डालेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो आरबीसी की शेप एंड स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या है, उसके इक्वल है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लाज्मा अपन पेशेंट का ब्लड डालेंगे तो उसमें आरबीसी स्वेल हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो सॉल्यूशन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, यानी ऑब्जर्व कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या होगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन स्वेल हो जाएगी। और जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि आरबीसी की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल। तो वेहन आरबीसी आर पुट इनटू डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सेलाइन, यानी जब अपन पेशेंट की ब्लड को आरबीसी को किस में डालते हैं, डिक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ सेलाइन के अंदर डालते हैं, एनएस के अंदर, नॉर्मल सेलाइन में, यानी उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सांद्रता की। देन आरबीसी स्टार्ट ब्रेक डाउन एट ए कंसंट्रेशन, तो क्या होगा कि आरबीसी एक कंसंट्रेशन के ऊपर टूटना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी, और ये आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है ये क्या कहलाएगा, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी कहलाएगा। दिस टेस्ट इज डन टू आइडेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया, यानी ये टेस्ट अलग अलग प्रकार के एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए अपन परफॉर्म करते हैं ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। प्रिंसिपल क्या हो गया कि जब अपन पेशेंट के ब्लड को डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सलाइन के अंदर डालेंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी धीरे धीरे कम सांद्रता के अंदर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए। तो एक तो चाहिए टेस्ट ट्यूब चाहिए अपन, पेशेंट का हिपेराइंस ब्लड चाहिए यानी एंटीकोगुलेंट के अंदर मिला हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए यानी डिस्टिल वाटर, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सैलाइन चाहिए, और क्या चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए। तो ये मेथड क्या है अपन, जिससे 3 टेस्ट ट्यूब से क्या कर सकते हैं अपन, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। एक मेथड क्या होता है जिसके अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, 12 टेस्ट ट्यूब काम में लेते हैं टोटल, और उनके अंदर क्या रख लेते हैं, डिक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ नॉर्मल सैलाइन रख लेते हैं, उसके द्वारा भी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, बड़ा है। इससे बढ़िया अपन 3 ही टेस्ट ट्यूब से कर लेंगे, जिसके अंदर एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा टेस्ट ट्यूब में, एक में आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा और एक में नॉर्मल सैलाइन होगा। नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सैलाइन। तो कंपोजिशन क्या होता है फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सैलाइन का, तो 0.9%, यानी NaCl कितना लोगे, 9 ग्राम 9 ग्राम, और 100 ml क्या ले लोगे, डिस्टिल वाटर। तो परसेंटेज क्या हो जाएगी नॉर्मल सैलाइन की, 0.9% हो जाएगी। और जिसको अपन किस रूप में काम में लेते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रिपेयर 3 टेस्ट ट्यूब, यानी सबसे पहले आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। कंटेन डिस्टिल वाटर एक ट्यूब में क्या लेना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब में
डिस्टिल वाटर लेना है, दूसरी में नॉर्मल सलाइन यानी नॉर्मल सलाइन लेना है, और तीसरी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेना है। तो इनका नाम क्या लेना है टेस्ट ट्यूब का? एक का तो डी यानी डिस्टिल वाटर, एक का नॉर्मल सलाइन यानी एन, और तीसरा क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी एच। नेक्स्ट, पुट 5 ड्रॉप्स ऑफ हिपेराइंस ब्लड इन ईच टेस्ट ट्यूब, और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के अंदर पेशेंट का जो हिपेराइंस ब्लड है वो आपको डाल देना है कुछ बूंदे। मिक्स फॉर 5 मिनट यानी कुछ मिनट के लिए आपको क्या है सॉल्यूशन को और जो क्या है जो आपने पेशेंट का ब्लड डाला है उसको मिक्स कर लेना है तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टीयर के हेल्प से। नेक्स्ट, पुट द 3 सैंपल इन द सेंट्रीफ्यूज, और फिर क्या करना है इन तीनों टेस्ट ट्यूब को, इन तीनों सैंपल्स को यानी डिस्टिल वाटर को, नॉर्मल सलाइन को और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को यानी अति प्रासरी लवण को क्या है आपको किसमें डाल देना है? सेंट्रीफ्यूज मशीन में। और फिर क्या करना है? इनको सेंट्रीफ्यूज करना है लो स्पिन के ऊपर। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आपको क्या है 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों के अंदर एक में तो डिस्टिल वाटर डालना है, एक में नॉर्मल सलाइन और एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालना है। फिर क्या करना है? प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ बूंदें आपको किसकी डालनी है? पेशेंट के ब्लड की डालनी है, जिसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी चेक करनी है यानी जिसके आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन चेक करनी है कि वो कितनी कैपेसिटी है उसकी। नेक्स्ट, कुछ बूंदे ब्लड की डालने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है सॉल्यूशन को यानी पेशेंट के ब्लड को, और जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसको मिक्स करना है। और फिर क्या करना है? पुट द सैंपल 3 इन द सेंट्रीफ्यूज, और तीनों सैंपल जो तीनों टेस्ट ट्यूब उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देना है आपको, और फिर उनको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद तीनों सॉल्यूशंस को अलग अलग माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर लेके उनको ऑब्जर्व करना है, चेक करना है कि आरबीसी की शेप कैसी है, डैमेज हुई या नहीं हुई, यानी कौन से सॉल्यूशन में तो डैमेज हुई और कौन से सॉल्यूशन में नहीं हुई। वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि नॉर्मल शेप में है या नहीं है आरबीसी, यानी उसकी सेल मेम्ब्रेन कितनी पावरफुल है। अगर वो पावरफुल होगी तो वो ज़्यादा स्वेल भी नहीं होगी और वो ज़्यादा श्रिंकेज भी नहीं होगी आरबीसी के अंदर, मतलब वो नॉर्मल शेप में रहेगी। और अगर आरबीसी की शेप में डिफेक्ट है तो या तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो ज़्यादा स्वेल होके लाइज हो जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल होके लाइज हो जाएगी, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंकेज आ जाएगी जिससे उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट। तो द फ्लूइड पोर्शन ऑफ हाइपरटोनिक यानी डिस्टिल वाटर विल कलर्ड बिकॉज द आरबीसी स्वेल एंड फाइनली रप्चर एंड हीमोग्लोबिन रिलीज, यानी द फ्लूइड पोर्शन ऑफ हाइपोटोनिक यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो फ्लूइड पोर्शन था यानी जिसमें डिस्टिल वाटर लिया था आपने पहली टेस्ट ट्यूब में, कलर्ड बिकॉज द आरबीसी यानी आरबीसी के कारण उस टेस्ट ट्यूब में उस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा, क्योंकि आरबीसी में क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि डिस्टिल वाटर कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है सॉल्यूशन की, वो किस में ऑब्जर्व हो जाएगी? आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी का सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक है, तो वो ऑब्जर्व कर लेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को खुद के अंदर ऑस्मोसिस के द्वारा, जिससे आरबीसी में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग होने के कारण क्या हो जाएगा? आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। The fluid portion of normal saline remains clear because the RBC remain in normal condition, यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन था जिसमें नॉर्मल सलाइन लिया था आपने, उस का फ्लूइड पोर्शन कैसा रहेगा? नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल है? आरबीसी के। नेक्स्ट देखिए तीसरा, तो द फ्लूइड पोर्शन ऑफ हाइपरटोनिक यानी जो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अपन रिजल्ट देखें तीसरी टेस्ट ट्यूब का, विल कलर्ड कैसी हो जाएगी? कलर का हो जाएगा, यानी रेड कलर आ जाएगा उसमें। बिकॉज द आरबीसी श्रिंक, क्योंकि आरबीसी कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है अति प्रासरी, तो वो क्या करेगा? आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बाहर ऑब्जर्व कर लेगा। एंड फाइनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट, और लास्ट में क्या होगा? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। एंड हीमोग्लोबिन रिलीज, और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से क्या है अलग अलग सॉल्यूशन दिखाई देंगे आपको, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रिजल्ट दिखाई देंगे। फर्स्ट जो रिजल्ट है वो किसका है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का है,
अलपरासरी का सेकंड जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का है, और थर्ड कौन से सॉल्यूशन का है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से अपन क्या है ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन को चेक करते हैं कि वो कितनी पावरफुल है या फिर कैसी है। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर है आपका? नेक्स्ट लेक्चर ऑन G6PD यानी G6PD के ऊपर है। तो आपने एनीमिया डिजीज के अंदर पढ़ा था G6PD क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है। तो उसके ऊपर उसको डिटेक्ट करेंगे अपन सॉरी उसको डिटेक्ट करेंगे, किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका टेस्ट परफॉर्म होता है, और G6PD क्या इफेक्ट डालता है आरबीसी के ऊपर, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेक्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल।